नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे हिंदी के अंदर घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। दोस्तों, सबसे पहले अपन घोष और अघोष इनको जान लेते हैं, परिभाषा क्या होती है, आखिरकार घोष अघोष क्या होते हैं। घोष ऐसे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं, हमारी जो स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो अगर किसी प्रकार का कंपन करती हैं, घोष करती हैं, तो वो वर्ण हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता तो उनको अघोष कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घोष और अघोष। घोष वर्ण और इधर साइड मैंने दिया है अघोष वर्ण। सबसे पहले देखते हैं घोष वर्ण। दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अगर किसी प्रकार का कंपन होता है, घोष होता है, या किसी प्रकार का कोई नाद या स्वर यदि हो जाता है तो वहां पर घोष वर्ण होते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अगर किसी प्रकार से स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता तो उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो घोष वर्ण होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब ये वर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले अपन इनको जानते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंदर जो व्यंजन होते हैं तीन भागों में बटे हुए हैं। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के और मैं तक होते हैं, ये 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं। टोटल 5 वर्ग होते हैं और उन 5 वर्गों को क, च, ट, त और प वर्ग के अंदर बांटते हैं। पहला वर्ग होता है हमारा क वर्ग, और क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, ये 5 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार दूसरा वर्ग है छ वर्ग, छ, छ, ज, झ, ण। तीसरा वर्ग हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। और चौथा वर्ग हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अंतिम हमारा 5वां वर्ग है प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं। यानी कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्ग में 5 × 5 बराबर 25 वर्ण होते हैं और इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जब उच्चारण होता है तो ये शरीर के अंगों से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे इसके बाद में मैं के बाद में य, र, ल, व, इन 4 वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन अथवा अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब इनको अंतःस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पर्श और नीचे इनके ऊष्म, अब इन दोनों के अंदर ही अंदर स्थित होने के कारण इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन, स, 3 प्रकार के हमारे स और ये है वर्ण जो है ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अपन चलते हैं इसकी तरफ कि प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण। ये यहाँ पर 5 वर्ग हो गए, ये हमारे पहले वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग के, ये हमारे दूसरे वर्ण हो गए, ये तीसरे वर्ण हो गए, ये चौथे वर्ण है और ये 5वें वर्ण है। अब परिभाषा हमारी है कि प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण। तो दोस्तों, 3, 4 और 5, तो ये हमारे 3, 4, 5 वर्ण जो है ये वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण, और इस तरीके से यहाँ मैं तक ये 5 × 3 बराबर 15 वर्ण हमारे व्यंजन में से हो गए। इसके अलावा य, र, ल, व है, इस मैं के तुरंत बाद में य, र, ल, व और अंतिम जो हमारा है वर्ण है, ये वर्ण घोष वर्ण होते हैं।
इसके अलावा समस्त स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस में यह है वर्ण और प्लस में समस्त स्वर हमारे घोष वर्ण होते हैं। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि है वर्ण या फिर निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, या युग्म के रूप में पूछ लिए निम्न में से घोष वर्णों का युग्म कौन कौन सा है। तो यहाँ पर है दे दिया, वह दे दिया, या फिर किसी प्रकार का कोई स्वर दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इनकी परिभाषा और ये पहचान याद होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इनका उच्चारण यदि हम करते हैं तो इनमें घोष उत्पन्न होता है, और जब पहले और दूसरे वर्ण को बोलते हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई घोष उत्पन्न नहीं होता। स्वर तंत्रियां हमारी कंपन नहीं करती है इनके अंदर, जबकि घोष वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, इसलिए घोष वर्ण होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अघोष वर्ण कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में यदि कंपन नहीं होता है, अघोष यानी किसी प्रकार का कोई कंपन, कोई प्रकार का नाद स्वर उत्पन्न नहीं होता है, तो वहां पर अघोष वर्ण होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, अब हमारे वही 5 वर्ग यहाँ पर ने घोष के अंदर देखा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और अघोष के अंदर देखेंगे पहला दूसरा वर्ण, ये पहले दूसरे वर्ण। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का कैख है, छ वर्ग का चैछ है, ट वर्ग का टैठ है, त वर्ग का तैथ है, और प वर्ग का पैफ है। ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं, यानी पहला दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष वर्ण होते हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस में इसके से, इसके बाद में देखिए नीचे यहाँ से, ये 3 बच रहे। ये है वर्ण तो हमारा घोष के अंदर पहले से शामिल कर लिया हमने। अब हमारे पास बचा से, ये 3 वर्ण भी इसी के अंदर आते हैं, अर्थात 5 × 2, तो ये 2 तो हो गए 5 वर्गों में से 10 वर्ण तो ये हो गए हमारे, और इसके अलावा से 3 वर्ण हमारे ये हो गए 13 वर्ण होते हैं, और कुल मिलाकर के 13 वर्ण हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने जाना घोष और अघोष वर्णों के बारे में और प्रत्येक वर्ग के बारे में। तो दोस्तों अभी पढ़ा अपन ने घोष अघोष के बारे में, और अब देखते हैं आगे अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों के बारे में। दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण, सबसे पहले अपन इनकी परिभाषा देखते हैं कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए अल्पप्राण, अल्प यानी थोड़ा और महा यानी ज्यादा, अधिक। तो जिसको बोलने के लिए कम मात्रा में श्वास की मात्रा हो, प्राण की मात्रा हो, वो अल्पप्राण, और जिनको बोलने में श्वास की मात्रा अधिक हो, ऐसे वर्ण हमारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो, ऐसे वर्ण अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं, अल्प यानी कम। और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो, ऐसे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि अल्प मात्रा में जहां श्वास की मात्रा जो है लगानी हो, बाहर निकालनी पड़े, तो वहां पर अल्पप्राण, और जहां श्वास की मात्रा की अवस्था अधिक पड़े, ऐसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब ये देखते हैं कि अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और प्लस में समस्त स्वर, यानी पहला तीसरा पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण हमारे ये होते हैं, और इसके अलावा समस्त स्वर जो है अल्पप्राण के अंदर आते हैं। अब देखिए 1, 3, 5 वर्ण प्रत्येक वर्ग का। अब प्रत्येक वर्ग को देख लेते हैं। ये हिंदी के अंदर व्यंजन 3 भागों में बटे हुए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये हमारे स है होते हैं, अंतस्थ व्यंजन ये और स्पर्श व्यंजन हमारे कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। अब देखिए यहाँ ये इस वर्ग को, पहले वर्ग का नाम है हमारा कै वर्ग,
इस पहले वर्ण के आधार पर वर्ग का नाम रखा जाता है। पहले वर्ग का नाम क वर्ग, दूसरे का नाम च वर्ग, तीसरे का ट वर्ग, इसी तरीके से त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। अब यहाँ हमारा क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, न, इसी प्रकार च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, न और ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, भ, भ, म तक के वर्ण आते हैं। इस तरीके से कैसे लेकर म तक स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, ये 25 होते हैं ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अब ये प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण है, क वर्ग के प्रथम अक्षर है, यानी ये प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ग जो हमारा है उसके पहले वर्ण है, ये दूसरे वर्ण है, ये तीसरे वर्ण है, ये चौथे वर्ण है और ये पांचवें वर्ण है हमारे। अब अपन देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। अब यहाँ पर प्रत्येक वर्ग क वर्ग का पहला वर्ण ये हो गया क, तीसरा वर्ण ग हो गया, चौथा वर्ण अण हो गया। उसी प्रकार छ वर्ग का ये पहला वर्ण छ, तीसरा हो गया ज और अण। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ड, न, त वर्ग के अंदर त, द, न और प वर्ग में प, ब, म वर्ण आते हैं। तो ये वर्ण हमारे अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसके बाद में अंतःस्थ वर्ण यरलव, ये अंतःस्थ व्यंजन यरलव होते हैं जो कि स्पर्श और ऊष्म के मध्य में अंदर ही अंदर स्थित है, इसलिए अंतःस्थ होते हैं। और समस्त स्वर भी हमारे इसी अल्पप्राण के अंदर आते हैं। अपन ने घोष में पढ़ा था कि समस्त स्वर जो है घोष के अंदर आते हैं और यहाँ पर अल्पप्राण में आते हैं। अब दूसरा एक ट्रिक और इसका देख लेते हैं अपन कि अल्पप्राण में यहाँ पर 5 वर्ण है यानी विषम वर्ण है और महाप्राण में यहाँ 4 वर्ण है, 4 अक्षर है, तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या वाले वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के सम यानी 2 और 4, ये सम वर्ण इसमें महाप्राण के अंदर आते हैं और जो हमारे 1, 3, 5 जो विषम वर्ण होते हैं वो सब अल्पप्राण के अंदर आते हैं। इस तरीके से अपन याद रखेंगे कि सम वर्ण महाप्राण के अंदर, क्योंकि महाप्राण के अंदर 4 वर्ण है, 4 अक्षर है, सम संख्या है, और यहाँ अल्पप्राण के अंदर ये 5 वर्ण आ रहे हैं, ये विषम संख्या है, तो हमारे विषम वर्ण जो है ये सारे 1, 3, 5 अल्पप्राण के अंदर आते हैं। अब आगे देखिए महाप्राण। महाप्राण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो ऐसे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, आप देखिए वर्ग देख लेते हैं अपन, ये क वर्ग, इसका दूसरा वर्ण ख और चौथा वर्ण घ। इसी तरीके से छ वर्ग के अंदर छ और झ, ट वर्ग के अंदर ठ और ढ, इसी प्रकार से त वर्ग के अंदर थ और ध और प वर्ग में फ और भ, ये हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और प्लस में ऊष्म वर्ण। अब देखिए अपन ने अंतःस्थ व्यंजन पढ़ा, अंतःस्थ तो आते हैं अल्पप्राण के अंदर और ये ऊष्म व्यंजन जो होते हैं स और है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, महाप्राण के अंदर आते हैं। तो महाप्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, जबकि अल्पप्राण के अंदर 1, 3, 5 वर्ण प्लस में अंतःस्थ वर्ण और समस्त स्वर आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने आज पढ़ा घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और मैं समझता हूँ कि आपके इस वीडियो से बाहर घोष और अघोष तथा अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।